दोस्तों, एक बहुत बड़ी और बेहद अहम डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया के एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रही है। वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास जो हालात बने हुए हैं, उसने भारत सरकार को एक बहुत बड़ा झटका और साथ ही एक बड़ा सबक भी दे दिया है। क्योंकि अब सरकार को यह एहसास हो गया है कि अगर आने वाले समय में सप्लाई चेन दोबारा इसी तरह प्रभावित होती है तो देश के करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि देश में बड़े स्तर पर एलपीजी रिजर्व तैयार किए जाएंगे। मतलब अब केवल पेट्रोलियम रिजर्व नहीं, बल्कि खाना बनाने वाली गैस यानी एलपीजी के लिए भी एक तरह का स्ट्रैटेजिक बैकअप तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए सरकार ने देश की तीनों बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देश दिया है कि वो ऐसा प्लान तैयार करें जिससे देश में कम से कम 30 दिनों की अतिरिक्त एलपीजी स्टोरेज मौजूद रहे। यानी अभी जो नॉर्मल कमर्शियल स्टॉक रखा जाता है, उसके अलावा अलग से इतना एलपीजी रिजर्व रखा जाए कि अगर सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाए तब भी देश में 1 महीने तक गैस की भारी कमी महसूस न हो। ये जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने मीडिया से बातचीत में दी है। उन्होंने साफ कहा कि अभी ये प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और इस पर काम चल रहा है। सरकार ने ओएमसीज को बोल दिया है कि वो इसकी फीजिबिलिटी, कॉस्ट और स्टोरेज मॉडल पर काम करें। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि ये रिजर्व आखिर बनाया कैसे जाएगा? क्या क्रूड ऑयल की तरह अंडरग्राउंड कैवर्न्स बनाए जाएंगे या फिर ऊपर बड़े स्टोरेज टैंक्स तैयार होंगे? इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कंपनियां कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी देखकर मॉडल तय करेंगी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी चिंता क्यों पैदा हुई। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ है वेस्ट एशिया वॉर और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का लगभग ठप हो जाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। ये ईरान और ओमान के बीच का बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम सप्लाई होकर गुजरता है। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही निकलकर सामने आई कि हमारी एलपीजी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी राउट पर निर्भर था। अब आंकड़े सुनिए और समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का करीब 60% इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्टेड एलपीजी का लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते आता था। यानी सीधे सीधे कहें तो भारत की कुल एलपीजी कंजम्पशन का लगभग 54% इसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भर था। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और शिपिंग मूवमेंट्स रुकने लगी, पूरा सिस्टम हिल गया। जो जहाज पहले रोजाना बड़ी संख्या में गुजरते थे, वो अचानक बेहद कम हो गए। युद्ध से पहले स्ट्रेट से रोज लगभग 130 से 140 वेसल्स गुजर रही थी, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि ये संख्या गिरकर 10 से भी कम रह गई। और इसका असर सबसे ज्यादा एलपीजी सेक्टर पर पड़ा, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के लिए ऐसा कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी रिजर्व मौजूद ही नहीं था। यही सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी निकलकर सामने आई। अब सरकार को मजबूरी में डिमांड मैनेजमेंट करना पड़ा। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी सप्लाईरेशन करनी पड़ी ताकि घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस की सप्लाई जारी रखी जा सके। करोड़ों परिवारों के किचन्स बंद ना हो, इसके लिए कमर्शियल यूजर्स की सप्लाई सीमित कर दी गई। इतना ही नहीं, हाउस होल्ड्स के लिए रिफिल बुकिंग के बीच मिनिमम गैप भी बढ़ा दिया गया। यानी लोग तुरंत दूसरा सिलेंडर बुक ना कर पाए, ताकि लिमिटेड स्टॉक ज्यादा समय तक चल सके। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए। युद्ध से पहले भारत में रोज लगभग 90,000 टन एलपीजी की खपत हो रही थी, लेकिन सप्लाई बाधित होने और सीजनल डिमांड डिप की वजह से कंजम्पशन घटकर करीब 72,000 टन पर डे पर आ गई है। सरकार और रिफाइनरीज ने डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज भी अपनाई। डोमेस्टिक रिफाइनरीज को कहा गया कि वो एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें, यानी जितना ज्यादा संभव हो देश के अंदर एलपीजी बनाई जाए ताकि इंपोर्ट्स पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके। और इसका असर भी देखने को मिला। पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल करीब 40% डिमांड पूरी कर पा रही थी, लेकिन अब रिफाइनरीज 50,000 से 52,000 टन प्रतिदिन एलपीजी प्रोड्यूस कर रही है, जो देश की लगभग 70% जरूरत पूरी कर रही है। मतलब इंपोर्ट्स में भारी गिरावट आने के बावजूद देश समहाउ मैनेज कर पा रहा है, लेकिन प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अब इंपोर्ट्स के आंकड़े देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के पहले 11 महीनों यानी अप्रैल से फरवरी तक भारत हर महीने लगभग 2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही क्राइसिस बढ़ा, मार्च में इंपोर्ट्स गिरकर 1.1 मिलियन टन रह गए और अप्रैल में ये और नीचे जाकर केवल 0.95 मिलियन टन तक पहुंच गए, यानी लगभग आधे से भी कम। अब सवाल उठता है कि जब गल्फ राउट प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गया, तब भारत ने एलपीजी मंगाई कहां से? तो यहां पर दूसरी इमरजेंसी स्ट्रैटेजी शुरू हुई। इंडियन रिफाइनर्स अल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ भागे। यूएस, ऑस्ट्रेलिया,
रशिया जैसे देशों से एलपीजी कार्गोज अरेंज करने की कोशिश शुरू हुई। साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हुई ताकि पर्शियन गल्फ में फंसे इंडियन एलपीजी टैंकर्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसके बावजूद अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई साफ जवाब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब पूरी तरह नॉर्मल होगा। शिपिंग इंडस्ट्री अभी भी कॉशियस है, इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ चुकी है, रिस्क परसेप्शन बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से भारत को डर है कि एलपीजी टाइटनेस आने वाले लंबे समय तक बनी रह सकती है। यही कारण है कि अब सरकार केवल टेम्पररी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करने की तरफ बढ़ रही है। और ये केवल एलपीजी तक सीमित नहीं है, अब एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए भी एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है। अर्ली मई में ये खबर आई थी कि देश में एक्स्ट्रा एलएनजी स्टोरेज टैंक्स बनाने की योजना तैयार की जा रही है ताकि फ्यूचर डिसरप्शन से बचा जा सके। मतलब अब पूरा फोकस इस बात पर है कि अगर भविष्य में फिर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो भारत के पास पर्याप्त इमरजेंसी बफर मौजूद हो। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी उसने ये साफ कर दिया कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी केवल इंपोर्ट्स पर टिके रहकर सुरक्षित नहीं रह सकती। और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि एलपीजी कोई लक्जरी फ्यूल नहीं है, ये सीधे सीधे 33 करोड़ से ज्यादा भारतीय हाउसहोल्ड्स की किचन से जुड़ा हुआ फ्यूल है। अगर सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित होती तो इसका असर सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंचता। इसीलिए अब सरकार स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व्स को नेशनल प्रायोरिटी की तरह देखने लगी है।